अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स। स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल 2.1। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर दो नाम हैं, एक है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के होते हैं क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट, वो हैं 4√3 और 4, आगे लफ्ज़ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ। तरतीब अब क्या है, ऊपर दो नाम हैं क्रॉस और स्केलर, नीचे दो वैल्यूज़ हैं 4√3 और 4। तरतीब ये है कि पहला नाम पहली वैल्यू का है, दूसरा नाम दूसरी वैल्यू का है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब थीटा आपने एंगल आपने टू फाइंड यानी मालूम करना है, और आपके पास गिवन क्या है। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट। इमेजिन करें वो दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर थे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी खुल के क्या देता है, ए बी साइन थीटा। राइट, तो ए क्रॉस बी बराबर है 4√3, क्योंकि तरतीब में क्रॉस प्रोडक्ट पहली वाली वैल्यू है और स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दूसरी वाली वैल्यू है। तो ए डॉट बी जो है वो खुल के क्या देता है, ए बी कोस थीटा के। ये याद होना चाहिए ना, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, और वो कितनी है 4। राइट, तो आपके पास ए क्रॉस बी 4√3 है और ए डॉट बी जस्ट 4 है। आपने थीटा मालूम करना है। एक बात आपके जेहन में अगर आ रही है ना कि ए क्रॉस बी को ओपन करें तो बनता है ए बी साइन थीटा, साथ में n यूनिट वेक्टर। राइट, ये पूरा यूं होता है। मैंने यहाँ पर n यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखा बच्चे, जो n यूनिट वेक्टर होता है ना वो डायरेक्शन को बताता है, जबकि आपको क्लियरली कहा गया है द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात आपको नहीं कही गई। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो आपने लिख लेना है डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या है, देखें, इन दोनों को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब मैं इनको ओपन कर चुका हूँ। तो या तो ये लिख लेते, अगले स्टेप में इसको ओपन करके लिख लेते, तो ये एक स्टेप मैंने बचा लिया। ठीक है, ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, 4√3 के। राइट, आपने डिवाइड कर देना है दूसरी वैल्यू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, और वो बराबर है 4 के। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसलेशन करना, ए बी और ए बी आपस में कैंसिल होंगे, इधर ये वाला 4 और नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू √3। ओके, अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा होता है ना, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो साइन ओवर कोस की जगह क्या लिख लो, टेन थीटा, और इक्वल टू आ रहा है √3 के। अगली बात बच्चों, आपको चाहिए थीटा, तो थीटा के साथ जो टेन है ना वो दूसरी तरफ लेके जाओ, तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स। ओके, और टेन इनवर्स √3 आ जाएगा। अब बारी है कैलकुलेटर की। सबसे पहले बच्चे आपने टेन इनवर्स करना है, तो मेरे पास ये टैब है, मैं यहाँ पर टेन इनवर्स पुट करता हूँ, ए 10 आ जाएगा। अब टेन इनवर्स किसका लेना है, √3 का, तो √3 यहाँ पर आ जाए, कितना बनता है 60। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री, क्योंकि यूनिट उसका डिग्री आएगा। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.1। अब बच्चे समझते हैं न्यूमेरिकल 2.2। अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। ठीक है, तो एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। बच्चे ये जो 19.6 मीटर पर सेकेंड है ना, ये वेलोसिटी है, यूनिट से पता चला है ये स्पीड या वेलोसिटी है। व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर, तो हाइट एच कितनी है 156.8 मीटर। अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, यानी वो हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है इस स्पीड के साथ, और जब वो इस हाइट पे पहुंचा है ना तो उसने एक पत्थर फेंक दिया है, नीचे की तरफ गिरेगा, जाहिर सी बात है, स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर फेंक दिया है।
हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना अरसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो मुझे टाइम चाहिए, समझियो। हाउ लॉन्ग कितना टाइम लगेगा। डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, उस पत्थर को ज़मीन तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए। ओके हो गया। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम से समझना है। एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी हाइट यहाँ पर पहुँचा है ना, तो ज़मीन से उसकी जो हाइट है ना बच्चे, वो 156.8 मीटर है, ठीक है। और जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी या उसकी जो स्पीड है वो 19.6 गिवन है, सही हो गया। अब उसने पूछा कि टाइम कितना लगेगा। यहाँ पर आपने यूज़ करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। अब आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। कैसे। ये जो डिस्टेंस है इसकी जगह पे हाइट लिख लें, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, हाइट और डिस्टेंस एक ही बात होती है ना। इज़ इक्वल टू, मैंने ऊपर वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है, मैंने उसको v लिखा है, तो यहाँ पर वी आई है, इसको आप सिंपल v लिख लें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई टाइम, यही टाइम मुझे मालूम करना है, ओके। प्लस 1/2 ए की जगह g लिखेंगे और साथ में t का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे एक बात है जो आपने नहीं फॉलो की तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। वो गलत क्यों होगा, सुनिएगा ज़रा। सबसे पहले ये जो g है इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं ना कि g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो पता है। देखें, आपने जब हेलीकॉप्टर यहाँ से यहाँ पर लेकर गए ना, तो यहाँ से एक पत्थर फेंका था जो नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पर जो g है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। बच्चे अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, उसका ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव g होगा। तो मैं g को नेगेटिव नहीं कर सकता। फिर मैं हाइट को नेगेटिव भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो ज़मीन से इतने ऊपर पहुंचा ना, तो हाइट कैलकुलेट की जाती है ज़मीन से नीचे से, तो ये भी ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, हम इसको भी हाइट को नेगेटिव नहीं कर सकते। हाँ, आपने वेलोसिटी को नेगेटिव करना है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो जो चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब कोई बच्चा यहाँ पर नेगेटिव इग्नोर करेगा ना तो वो न्यूमेरिकल गलत कर लेगा, समझियो। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। सो h इज इक्वल टू v की वैल्यू बच्चे कितनी है, माइनस का 19.6, सो माइनस का 19.6, ठीक है। v के साथ क्या हो रहा है, t मल्टीप्लाई हो रहा है, t नहीं ना है तो t लिख लें, प्लस 1/2 g जो है वो कितना है बच्चे, g आपके पास 9.8 है और साथ में g के बाद है t का स्क्वायर, तो ये भी वही टाइम में नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को 9.8 से कैंसलेशन करता हूँ तो ये आ जाएगा 4.9। ये कैलकुलेटर पे आपने करना है, ठीक है। अगली बात, मैंने एक स्टेप में, पिछले स्टेप में जो हाइट है इसकी वैल्यू यूज़ नहीं की, हालांकि मेरे पास वैल्यू है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। 156.8 हाइट है इज़ इक्वल टू -19.6 t ये वैल्यू, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 4.9 t स्क्वायर, 4.9 t स्क्वायर, समझे। अगली बात हम क्या करते हैं, सुने ज़रा, मैं कलर चेंज करता हूँ। 4.9 t स्क्वायर इस साइड पर पहले लिख लें, सही है। बाद में -19.6 t बाद में लिख लेते हैं। थर्ड पे क्या करना है, ये जो 156.8 है ये इधर प्लस का है, तो उधर जाके ये भी माइनस का 156.8 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये वैल्यू भी उधर जा चुकी है ना, तो पीछे इधर बच गया 0, क्योंकि सारा कुछ उधर जा चुका है। अब आपने क्या करना है, इस सभी इक्वेशन को 4.9 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपने एक स्टेप लिख लेना है कि डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 4.9, ठीक है। अब देखें, जो पहली वैल्यू है ना 4.9, ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है।
दूसरी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर करना है। मेरे पास है 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9, तो बच्चे कितना निकलता है, पूरा का पूरा 4। तो मैं लिख लेता हूँ 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सिर्फ टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस कैंसल होके 4 और साथ में टी -4, फिर माइनस है। और अब की बारी 156.8 ओके डिवाइडेड बाय 4.9, अब कितना बचता है, 32 बच गया। ठीक है, तो -32 आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए आप मैट्रिक के मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाली कोई ना कोई वैल्यू होती है और माइनस या प्लस जो भी है एक कांस्टेंट फिगर होता है। तो वहाँ पर ना आप फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह जस्ट t है, टाइम है, तो मैं इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लूँगा t का स्क्वायर -8t प्लस 4t -32 और दूसरी तरफ 0 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन समझिएगा। -8 ये जो दरमियान वाले 2 नंबर खुद से लिखे हैं ना, इनको आप ऐड करें, -8 और +4 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर आप इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें, -8 और +4 साथ वाला माइनस का 32 बन गया, यानी यहाँ पर मैंने सही वाली फैक्टराइजेशन की है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहली 2 वैल्यू में से कुछ कॉमन करेंगे और फिर अगली 2 वैल्यू में से कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। तो पहली 2 वैल्यू में से आ रहा है t कॉमन, पीछे बचेगा t -8 और फिर आ रहा है +4 कॉमन और बच जाएगा t -8 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, दोनों तरफ t -8 है उसको एक बार कॉमन करके लिख लें और दूसरी तरफ t +4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ चुकी हैं, आपने दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रख के देखना है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ t -8 इज इक्वल टू 0 एक बार और t +4 इज इक्वल टू 0। अब t को सेपरेट कर लें, वैल्यू दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, तो t इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और चूंकि टाइम निकला है तो यूनिट सेकंड आ जाएगा। सही है, और t इज इक्वल टू प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा और यूनिट इधर भी क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब देखें t 8 सेकंड निकला है और t -4 सेकंड निकला है, 2 आंसर तो नहीं ना हो सकते। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि वीडियो को पॉज करके गेस करें कि राइट आंसर क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या भला, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। क्यों, क्योंकि बच्चे टाइम नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना है कि माइनस के 10 मिनट गुजर चुके हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड इज द राइट आंसर। अब समझते हैं न्यूमेरिकल 2.3। कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब देखें साथ में ये जो 2 लाइनें लगी हैं ना, इधर भी और इधर भी, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर मैं एक वेक्टर को यूँ लिखता हूँ ना a वेक्टर, तो इसका मतलब है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर के साथ ये 2 लाइनें लगा देता हूँ ना, तो अब इसका मतलब है कि मैं इस वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर है उसी a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। देन प्रूव दैट, अब आपने साबित करना है कि a वेक्टर और b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के दोनों जो वेक्टर हैं जिनको जमा करें और माइनस करें तो बराबर आता है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब मैं ये कैसे साबित करूँगा, मैं प्रूव करूँगा यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। वो कैसे, पहले थोड़ा सा साइड से समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, a वेक्टर मैं b वेक्टर, मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो दरमियान में मैंने डॉट लिख लिया। ठीक है, अब ये ओपन होंगे तो क्या जनरेट करेंगे, AB कोज थीटा, यही जनरेट करेंगे ना। लेट्स सपोज आप मान लें कि ये जो थीटा एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो तभी तो उनके दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपने क्या करना है,
आपने एंगल को पुट करना है तो कोस 90 आ जाएगा। बच्चे कोस 90 होता है 0। अब ये 0 ए बी से मल्टीप्लाई होके इसको भी 0 कर देगा, तो फिर ए डॉट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, मतलब उनके दरमियान एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो तभी परपेंडिकुलर है ना। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए 0। अब मैं क्या करूँगा, मैंने किसी तरह अगर ये साबित कर दिया ना कि इन ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि अभी तो साबित किया कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मैंने किसी तरह से ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओके, अभी तक मुझे एंगल नहीं पता कि वो वाकई परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो मैं जो गिवन है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मैं इस गिवन चीज़ को लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ। ये मैं खुद से कर रहा हूँ और मुझे इजाज़त है, यानी मैथमेटिक्स में एक साइड पे जो काम कर रहे हो ना इक्वेशन के, वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी कर सकते हो। अब ये इक्वेशन कुछ यूँ नहीं बन गई a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो इसको ओपन करके क्या लिखेंगे? a का स्क्वायर वेक्टर की सेंस में लिखना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, ये मैंने यूँ लिखा इज इक्वल टू। अब देखें a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल का स्क्वायर क्या जनरेट करेगा? a का स्क्वायर, अगेन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही जनरेट करेगा ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सुने ज़रा बच्चे, इस साइड पर भी a का स्क्वायर है, इस साइड पर भी a का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पर भी b का स्क्वायर है और इस साइड पर भी b का स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, इस साइड पे बच गया 2ab, 2ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने कौन से प्रोडक्ट लेना है? आपने उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आप यूजिंग डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल हल कर रहे हो ना। तो इधर आ गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू, इधर भी माइनस का 2a डॉट बी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, एक मज़े की बात, अगर बच्चे मैं ये माइनस 2ab इधर ले जाऊं तो 2ab इधर था, माइनस का 2ab इधर आके प्लस का 2ab हो गया, राइट। अब इक्वल की दूसरी तरफ क्या बचा? 0, क्योंकि मैं सारा कुछ ही इधर a की वैल्यू से ना माइनस का 2ab वो सारा इधर ले आया, तो ये 0 बच गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2ab और 2ab क्या बन जाएगा? 4a डॉट b इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, 4 इधर a डॉट b के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसी 4 को उठा के उधर ले जाऊं तो 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब 0 की खासियत है कि कुछ भी डिवाइड हो ना वो उसको भी 0 कर देता है, तो मैं इसको यहीं पर काट सकता हूँ, क्योंकि इसने उधर जाके 0 पर डिवाइड होके खुद भी 0 हो जाना है, तो ये फारिग हो जाएगा। तो अब आपके पास यहीं पर लिख लेते हैं a डॉट b कितना निकला? 0 के इक्वल निकला। तो मैंने क्या बात की थी, अगर a डॉट बी 0 के इक्वल निकलेगा ना तो इसका अंडरस्टूड मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है, चूँकि a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तो a और b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब समझते हैं न्यूमेरिकल 2.4। ये न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन अगर तवज्जो यहाँ पर नहीं ना दोगे तो ये समझ नहीं आएगी, तो तवज्जो देना, ठीक है। अब बॉडी ऑफ मैस कैपिटल M, एक बॉडी है जिसका मैस ना कैपिटल M है, एट रेस्ट, और वो रुकी हुई है। एक्सप्लोड यानी वो फट जाती है इनटू 3 पीसेस, 3 टुकड़ों में। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। 2 ऑफ विच, उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उनका मैस होता है m/4, यानी टोटल मैस m का चौथा हिस्सा, ये मैस होता है 2 टुकड़ों का,
तीसरे टुकड़े का नहीं बताया गया, ठीक है। अब टू ऑफ विच यानी दो टुकड़ों का मैस होता है m/4, कितने टुकड़ों का, दो टुकड़ों का। ईच आर थ्रोन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और वो दोनों टुकड़े जिनका मैस m/4 होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फटने के बाद मूव करते हैं। किन वेलोसिटीज़ के साथ, विद द वेलोसिटीज 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी पहला हिस्सा 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जाएगा और दूसरा 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, जो तीसरा टुकड़ा है ना जिसका मैस नहीं बताया गया, उसकी वेलोसिटी आपने मालूम करनी। तो मैंने ना ये वाला एक बॉक्स बनाया है और हम सपोज कर सकते हैं कि इसका मैस कैपिटल M है एज वी आर गिवन, ठीक है। अब मैंने इसको 4 इक्वल टुकड़ों में बांट दिया, हालांकि मुझे 3 हिस्सों में बांटना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात हुई है कि 3 हिस्सों में जो है बॉडी वो टूट रही है, ठीक है। तो मैंने बहरहाल 4 हिस्सों में इसको बांट दिया है। अब हर हिस्सा क्या होगा, m/4, तो ये हिस्सा भी क्या होना है m/4 और ये हिस्सा भी क्या आना m/4। देखो उन 3 हिस्सों में से ना 2 हिस्से का मैस m/4 था, तो फिर जो तीसरा हिस्सा है ना वो 2 हिस्सों को मिला के बनेगा। मतलब एक बॉडी अगर 3 हिस्सों में टूट रही है और 2 हिस्सों का मैस m/4 है, तो जो बाकी 2 हिस्से होंगे वो मिला के तीसरा हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो जो तीसरा हिस्सा वो बड़ा वाला होगा उसका मैस होगा m/2, ओके। तो चौथा हिस्सा एक हिस्सा चौथा हिस्सा बन गया, एक हिस्सा चौथा हिस्सा बन गया, और जो तीसरा हिस्सा था ना वो हाफ ऑफ द बॉडी है, सही है। मैं इस बॉडी के मैस को m1 कह देता हूँ और ये जिस वेलोसिटी से जा रहा होगा उसको v1 कह देता हूँ। पहला हिस्सा है ना ये वाला। दूसरा हिस्सा इसका मैस m2 कह देता हूँ और इसकी वेलोसिटी v2 कह देता हूँ। अब तीसरा हिस्सा जो ये दोनों छोटे हिस्सों को मिला के हैं, मैं इसका मैस m3 कह देता हूँ और इसकी वेलोसिटी v3 कह देता हूँ। सही हो गया। अब देखें जो पहला हिस्सा है, पहले 2 हिस्से का मैस क्या है m/4 है, दे आर थ्रोन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अगर मैस 1 इधर को जा रहा है तो मैस 2 फिर ऊपर को जाएगा, तभी ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेंगे, सही है। मैस 1 की वेलोसिटी उसने बोला विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैस 1 की जो v1 वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड होगी और मैस 2 की जो v2 होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होनी है। अब मेरे पास जो गिवन डाटा है ना, मैं उसको पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें, कहता है मैस ऑफ कंप्लीट बॉडी, इस पूरी बॉडी का मैस जो है वो कैपिटल M है, ये बात पहले समझ आ गई। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर एक्सप्लोजन, यानी जब ये पूरी बॉडी 3 हिस्सों में नहीं ना फटी थी, उससे पीछे उसकी वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ऊपर देखो मैस M एट रेस्ट, यानी ये पूरा मैस पहले रुका हुआ था ना, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी क्या होनी है, 0 होनी है, ठीक है, फटने से पहले की बात हो रही है। फिर मैस ऑफ द फर्स्ट पीस, जिसको मैंने m1 बोला, यानी फर्स्ट पीस का मैस वो m/4 है। दूसरे पीस का मैस ऑफ सेकंड पीस जिसको मैंने m2 बोला वो भी m/4 है। ये दोनों तो आपने गिवन है ना कि 2 ऑफ विच यानी 2 हिस्सों का मैस m/4 है। तो पहले हिस्से का मैस m1 m/4 है और दूसरे हिस्से का मैस m2 m/4 है। अगली बात, मैस ऑफ थर्ड पीस, तीसरे हिस्से का मैस जिसको m3 बोला वो m/2 है। ये बात तो मुझे डायग्राम से समझ लगी है, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं थी, ठीक है। तो ये m/2 है। अब वेलोसिटीज़ पे चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पीस जिसको मैंने v1 बोला वो 3 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पीस जिसको मैंने v2 बोला ये 4 है, ठीक है, विद द वेलोसिटीज 3 एंड वेलोसिटीज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, ये जो बड़ा वाला पीस है ना थर्ड पीस, इसकी वेलोसिटी जिसको v3 बोलेंगे, ये आपने दरअसल मालूम करनी है। तो अभी आपका मकसद क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस मालूम करनी। अच्छा, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ। तो मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगा यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन, यहाँ पर मैं कोलिजन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर एक्सप्लोजन का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, राइट।
तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन फटने से पहले टोटल मास कैपिटल M था, इनटू वेलोसिटी 0 थी। अगर आपको पिछला पेज याद हो तो अभी बता के हटा हूँ, वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी, ये बिफोर एक्सप्लोजन है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो कितने हिस्सों में बटा था? 3 में। तो मैं कह देता हूँ P1 यानी पहले हिस्से का मोमेंटम प्लस P2 दूसरे हिस्से का मोमेंटम प्लस P3 तीसरे हिस्से का मोमेंटम। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि इस साइड पे ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ कि ये जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है ना, ये इक्वल है 0 के। ओके हो गया। अब आपने यहाँ पर अच्छा आपने मालूम क्या करना है, आपने V3 मालूम करना है, तीसरे हिस्से की वेलोसिटी। तो अगर मैं मोमेंटम P का फार्मूला देखूँ तो P बराबर होता है mv के, यही होता है ना P का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर अब ना P3 मालूम करूँगा, मतलब अब मैं P3 को लेके चलूँगा, क्योंकि अगर P3 मालूम कर लिया तो उसकी V3 भी मालूम हो जाएगी, समझियो। तो अब मैं V3 को बाद में निकाल लूँगा, पहले मैं P3 को टारगेट करूँगा। ओके, तो P3 को इधर ही रख लेते हैं इस तरफ। दूसरी तरफ P1 इधर प्लस का है, उधर जाके P1 माइनस का हो जाएगा, और P2 इधर प्लस का है, उधर जाके P2 भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने माइनस को कॉमन कर लेना है। सो माइनस यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा P1 प्लस P2, क्योंकि माइनस कॉमन जाता है ना, तो अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर साइन रिवर्स हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये P3 का फॉर्मूला निकला है। मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा बच्चों, देखें मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले तो मुझे इन तीनों के ऊपर क्या लिखना चाहिए, वेक्टर का सिंबल ड्रॉ करना चाहिए। अब दो वेक्टर जमा हो रहे हैं, P1 और P2 ये जमा हो रहे हैं, मतलब इनका ये रिजल्टेंट होगा। तवज्जो दे रहे हो ना, ये है ब्रैकेट के अंदर क्या है P1 प्लस P2, मतलब दो वेक्टर को जमा कर रहे हो तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है ये वाली ब्रैकेट। तो जो P3 मोमेंटम है ना, तीसरे हिस्से का मोमेंटम, वो इक्वल है पहले दो मोमेंटम के रिजल्टेंट के। यानी पहले दो मोमेंटम का रिजल्टेंट लोगे ना, उनको जमा करोगे, तो वो इक्वल आएगा तीसरे हिस्से के मोमेंटम के। ये मैग्नीट्यूड में बात हो रही है, और नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन उलट होगी, मतलब पहले दो मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा ना, उसकी डायरेक्शन और तीसरे मोमेंटम की डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब रिवर्स होनी है। तो अब पहले डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा था पहला हिस्सा इधर को जा रहा है, तो पहले हिस्से का मोमेंटम P1 की डायरेक्शन ये हो गई, परपेंडिकुलर जाना है दूसरा हिस्सा, तो P2 की डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ हो गई। अब बच्चे मैं इनका रिजल्टेंट निकालूँ ना, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन दरमियान में आ जाएगी। अब रिजल्टेंट क्या कहलाता है, P1 प्लस P2, ठीक है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो रिजल्टेंट है ना P1 प्लस P2, नेगेटिव यानी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी P3 के, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाली बनेगी P3 की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो अभी समझ लग गई मुझे कि जो P3 की डायरेक्शन होगी वो पहले दोनों हिस्सों के मोमेंटम के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होने हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं। अब आपने मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला पढ़ा है कि जो P3 की मैग्नीट्यूड है ना, अब मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लिखा, तो मैग्नीट्यूड P3 की निकालो तो वो आती है P1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस P2 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ऐसे ही आप लेते आए हो ना, अगर दो वेक्टर्स हों उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट, तो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर उसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब आपने वैल्यू यूज़ करनी है, देखें P3 बराबर है अंडर रूट P1 क्या होगा, P बराबर होता है mv के, तो P1 बराबर हो जाएगा m1v1 होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस P2 बराबर हो जाएगा m2v2 और इसके ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैथ्स 1, अगर आपको पिछला पेज याद हो तो मैथ्स 1 जो था वो बराबर था मैथ्स ओवर 4 के, ठीक है ना। ये वाला मैथ्स 1 किसके बराबर है, कैपिटल M ओवर 4 के। तो
m1 कैपिटल M ओवर 4 के बराबर है इंटू V1 जो है वो यहाँ पर 3 है, तो मल्टीप्लाई 3 और होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस M2 भी क्या था, M ओवर 4 था, मल्टीप्लाई V2, यहाँ पर V2 क्या है, 4 है, तो V2 4 है यहाँ पर और होल का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकल रहा है, P3 की मैग्नीट्यूड। अगेन बता रहा हूँ, डायरेक्शन समझ लग गई मुझे, यहाँ से ऑपोजिट है रिजल्टेंट के और मैग्नीट्यूड मैं इस फार्मूले से निकाल रहा हूँ। देखिए बच्चे, ये जो 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो P3 को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। P3 बराबर आ रहा है अंडर रूट M का स्क्वायर, ये रहा M का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16, ऐसे ही है ना, प्लस ये 4 से कट गया, सिर्फ M बचा और उसके ऊपर स्क्वायर बचा, तो प्लस M स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इस M स्क्वायर के नीचे 1 मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आपने P3 इक्वल टू रख के LCM ले लेना है, तो देखिए नीचे 16 और 1 को क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा, ऊपर भी क्रॉस, 1 मल्टीप्लाई होगा 9M स्क्वायर से, तो ये 9M स्क्वायर हो गया, प्लस 16 मल्टीप्लाई होगा M स्क्वायर से, तो ये 16M स्क्वायर बच गया, राइट। अब एक स्टेप मज़ीद यहाँ पर लिखते हैं, फिर अगले पेज पे जाते हैं। तो P3 इज इक्वल टू 9M स्क्वायर प्लस 16M स्क्वायर, 25M स्क्वायर बचता है, ओवर 16 हो गया 16 और इधर अंडर रूट आ गया, सही हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाता हूँ। ये जो लास्ट वाली कोइन है मैंने यहाँ पर नए पेज पे इसको लिख ली है। देखें ये जो P3 है, अच्छा आपको निकालना क्या था, कुछ याद है, आपको निकालना था V3 यानी तीसरे हिस्से की वेलोसिटी। तो मैंने कहा था कि तीसरे हिस्से का मोमेंटम निकल आएगा ना तो वेलोसिटी भी निकल आएगी। अब ये वो स्टेप है जहाँ पर आप लिख सकते हो P3 बराबर है M3V3, क्योंकि P बराबर होता है MV के, तो P3 था तो M3 आ जाएगा और साथ में V3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब सुनिएगा ज़रा, अगर आप 25 का अंडर रूट करते हैं ना तो आंसर पीछे बचता है 5, M स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके पीछे बच जाएगा M, सॉरी मुझे ये अंडर रूट फिर ख़त्म कर देना चाहिए, माई मिस्टेक, M3V3 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट करें तो क्या बचता है 5, M स्क्वायर कट जाएगा रूट से तो जस्ट क्या बच जाएगा, M बच जाएगा, ओवर 16 को भी आपने अंडर रूट करना है तो वो बच जाएगा 4। मतलब आपने कैलकुलेटर, बल्कि आपको फर्स्ट ईयर के बच्चे हो आपको ऑलरेडी आता है, अंडर रूट 25 5 बचता है, M स्क्वायर कैंसिल होकर M बच जाएगा, 16 अंडर रूट करके 4 बचता है। अब देखें ये जो M3 है यहाँ पे दिस वन, इसकी वैल्यू मुझे डायग्राम से समझ आई थी कि ये M ओवर 2 होता है, यानी मास ऑफ थर्ड पीस M3 M ओवर 2 के इक्वल है, तो M3 की जगह मैं M ओवर 2 लिख लेता हूँ, इनटू V3, वो तो बच्चे मुझे मालूम करना है ना, इसी के लिए तो पूरा न्यूमेरिकल है, इज इक्वल टू 5M ओवर 4 इस साइड पे आके, राइट। तो अब यहाँ पर M से M कैंसिल हो जाएगा और 2 जो इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो V3 विल बी इक्वल टू 2 इधर आके 5 इधर है, 5 के साथ आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 4 बच जाएगा, 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो V3 बराबर आ गया 5 ओवर 2 के। अब ये डिवाइड करें तो V3 बराबर होता है 2.5, अब V वेलोसिटी है तो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समझियो। तो आपने V3 निकाली है वैल्यू इसकी, और इसकी डायरेक्शन P3 वाली होनी है। मैं इस पेज को दोबारा लेता हूँ ज़रा, P3 की डायरेक्शन क्या थी, पहले दो मोमेंटम के रिजल्टेंट के ऑपोजिट, तो V3 की क्या डायरेक्शन होगी, ये पहले P1 की डायरेक्शन V1 की होगी, P2 की डायरेक्शन V2 की हो जाएगी, तो पहले दो वेलोसिटीज़ के रिजल्टेंट के ऑपोजिट होगी तीसरे की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल 2.4 है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल 2.5। A cricket ball is hit upward at an angle of 45 degree
एंड द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो एंगल थीटा है 45 डिग्री और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि ये जो क्रिकेट बॉल है ना, ये ऐसे एंगल पे फेंकी गई है ज़मीन से, तो ये प्रोजेक्टाइल है। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो आगे भी आपको बता दिया गया है टू फाइंड, आपने मालूम क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड। इसका मतलब है रेंज, मतलब हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार अवे कितनी दूर, इट हिट्स द ग्राउंड ये जाके ज़मीन पर गिरती है, तो दिस इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है, अब सबसे पहले टाइम मालूम करते हैं। t इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा इंटू वी आई या वी ए की बात है, वेलोसिटी ए की है ना, वो 20 है, तो 2 इंटू 20 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 45, तो साइन 45 ओवर जी की वैल्यू है 9.8। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। सबसे पहले तो बच्चे साइन 45 करें, तो मेरे पास यहाँ पर साइन 45 का जवाब निकलता है 0.707। ओके, तो साइन 45 ये आ गया। मल्टीप्लाई 20 इंटू 2 कितना होता है? 40, तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 40। ओके, तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकल आई। अब इस सब को डिवाइड कर दें 9.8 के ऊपर, तो मैं डिवाइड करता हूँ 9.8 के ऊपर, तो जवाब आता है 2.88। ठीक है, तो टाइम कितना निकलता है? 2.88 सेकेंड। ये आपके पास टाइम आ गया, सही हो गया। हाइट निकाल लो। हाइट इज इक्वल टू वी आई, यानी वेलोसिटी ए की है 20, उसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है साइन 45 का होल स्क्वायर। देखिए ना, साइन स्क्वायर का थीटा का मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो अब साइन ऐसे आ गया, थीटा जो था वो 45 डिग्री था, तो होल का स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 2g। 2g की वैल्यू है 9.8। ठीक है, तो अब हाइट निकालते हैं। देखें 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 मल्टीप्लाई साइन 45। यहाँ पर साइन 45 जब मैंने लिया था ना, तो आंसर निकला था 0.707। तो 0.707 का स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, साइन 45 का स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 0.499। 0.499। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। तो अब क्या करेंगे, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9.8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 19.6। तो ये बच्चे आ गया 19.6 आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग द कैलकुलेटर। सबसे पहले आपके 400 है आपके पास, इनटू मल्टीप्लाई होगा 0.499 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये आ गया 10.18, यानी मैं इसको 10.2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हाइट आपके पास आती है 10.2 और हाइट का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। समझिए हाइट। सिमिलरली आप यहाँ पर रेंज भी निकाल लेंगे। रेंज इज इक्वल टू वी आई कितना है? 20, एज आई ऑलरेडी मैंशनड है, तो 20 का स्क्वायर ओवर जी कितना है बचे? 9.8। ठीक है, इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कितना है? 45। तो अब रेंज विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400 ओवर 9.8। अब ये वाला फैक्टर समझिएगा, 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 90। साइन 90 लें तो जवाब आता है 1। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, तो 1 मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं करता होता। तो अब यहाँ पर आपके पास बचता है 400 डिवाइडेड बाय 9.8, तो कितना आता है? 40.8। ठीक है, तो रेंज निकलती है 40.8, और रेंज भी एक डिस्टेंस होता है, तो यूनिट इसका भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक थे आपके 5 न्यूमेरिकल्स।